नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। मैं निशा चौधरी आज बात करने वाली हूँ डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर के विज्ञान पेपर की, जिसमें हम सबसे पहले जानेंगे कि हमारा सिलेबस क्या क्या है, यानी कि कौन कौन से ऐसे टॉपिक हैं जो हमें पढ़ने हैं। और आज उसी टॉपिक में सबसे पहले टॉपिक की बात करेंगे, जो कि हमारा क्या है, जैव विकास। ठीक है, तो सबसे पहले हम जान लेते हैं सिलेबस क्या है। तो सिलेबस की बात करूं अगर मैं, तो जो सिलेबस है वो है हमारा, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं जैव विकास, पारिस्थितिकीय तंत्र, उसके घटक। ठीक है, जैविक घटकों में खाद्य श्रृंखला, खाद्य जाल, पारिस्थितिक पिरामिड, खनिज एवं धातु अयस्क, यानी कि जो केमिस्ट्री का है, खनिज एवं धातु अयस्क, धातु का निष्कर्षण, धातु तथा अधातु में अंतर। उसके बाद में हमारा केमिस्ट्री या रसायन विज्ञान में एक और चैप्टर है जिसका नाम है आवर्त सारणी की सामान्य जानकारी, जिसमें हम विद्युत ऋणात्मकता के बारे में भी पढ़ेंगे। उसके बाद में हमारा जो फिजिक्स है, फिजिक्स में होगा हमारा स्थिर विद्युत आवेश, प्रकार उसके, आवेश के, सुचालक एवं कुचालक। उसके बाद में विद्युत धारा एवं उसके उपयोग, और फिर चुंबकत्व, चुंबक के गुण, उपयोग, पृथ्वी का चुंबकीय व्यवहार एवं विद्युत चुंबक। यानी कि इसमें हमारे दो चैप्टर हैं, जिसमें पहला है हमारा विद्युत और दूसरा है हमारा चुंबक वाला। ठीक है, अगर मैं बात करूं कि बायोलॉजी में जो है हमारे रक्त की संरचना, रक्त का वर्ग, रक्त बैंक एवं रक्त के आदान प्रदान में सावधानियां। उसके बाद में दूसरा है हमारा रक्त पीड़ित सामान्य रोगों की जानकारी, और एड्स एवं हेपेटाइटिस बी की सामान्य जानकारी, कारण, लक्षण एवं बचाव के उपयोग से अवगत कराना, और सुरक्षा एवं प्राथमिक उपचार। तो उसके बाद में जो भी टॉपिक आपको कराऊंगी उसमें आपको जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं या जो क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, उसके बारे में भी आपको मैं बताती चलूंगी। जिसमें हम आज सबसे पहले शुरू करने वाले हैं जैव विकास, यानी कि आज हम पढ़ने वाले हैं कि जैव विकास क्या होता है। ठीक है, उसमें हमारे कौन कौन से ऐसे सिद्धांत थे और किस किसने वो सिद्धांत दिए थे, यानी कि जैव विकास के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो को। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, बस जैव विकास के बारे में बात करूँ तो इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे आपने जिराफ के बारे में सुना हुआ कि जो जिराफ था उसकी गर्दन पहले छोटी, लेकिन जो जिराफ था उसको पेड़ों के पत्ते खाने के लिए उसकी जो गर्दन थी उसको उठाना पड़ता था। तो धीरे धीरे क्या हुआ कि यही जो परिवर्तन था वो उसके धीरे धीरे आता गया, और यानी कि जो जिराफ के और वंशज आए तो उनमें क्या था कि वो पहले से ही उनकी गर्दन लंबी आने लगी। इसी प्रकार अगर मैं बात करूँ, जैसे हम मनुष्य हैं, हम मनुष्य क्या था कि पहले वानर थे, और वानर से धीरे धीरे चेंजेस होते 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 हम लोग क्या बन गए, मनुष्य बन गए। यही क्या होता है, हमारा जैव विकास होता है। तो इसमें क्या बात होती है कि कालांतर में जीवों की रचना, यानी कालांतर में जीवों की रचना कैसी थी, ठीक है, उनकी कार्य प्रणाली में क्या क्रमिक परिवर्तन हुए और उनके द्वारा जो जीवों की उत्पत्ति हुई, उसी को हम क्या कहते हैं, जैव विकास। इस डेफिनेशन को आप पढ़ लीजिएगा, कभी कभी पूछ लिया जाता है कि जैव विकास क्या होता है। उसके बाद में बात करते हैं कि क्या जैव विकास का होना प्रमाणित है, यानी कि ऐसा जरूरी है कि जो कुछ ना कुछ परिवर्तन होने के बाद में एक नया जीव बन जाए। ठीक है, तो हम बात करते हैं कि जैव विकास की प्रमाणिकता के संदर्भ में जिन दो वैज्ञानिकों के नाम बहुचर्चित हैं वे कौन कौन है, एक तो है लेमार्क और दूसरा है डार्विन। की लेमार्क और जो डार्विन थे, ये दो वैज्ञानिक थे, इन्होंने अपने अपने मत दिए कि हाँ ऐसा हो सकता है या ऐसा नहीं हो सकता है, जैसे भी। तो उन्हीं के सिद्धांतों के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं आज। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जैव विकास के संबंध में सबसे पहले फ्रांस देश में सन 1744 में जन्मे जीव वैज्ञानिक लेमार्क ने अपने विचार रखे थे। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं कि जो लेमार्क थे उन्होंने क्या कहा था, उनका क्या सिद्धांत था, और उनके सिद्धांत को क्या कहा जाता है, लेमार्कवाद। तो अगर मैं बात करूं कि जो लेमार्क वाद थे, इनका जन्म कब हुआ था और ये कहाँ के थे, तो ये फ्रांस के, और इनका जन्म कब हुआ था, 1744 को। ठीक, उसके बाद में बात करते हैं कि लेमार्कवाद होता क्या है, इसमें क्या है। तो इस सिद्धांत के बारे में हम पढ़ते हैं। तो इस सिद्धांत की बात करूं कि इस सिद्धांत का जो आधार बिंदु है वो वातावरण के प्रभाव या अंगों के उपयोग एवं अनुप्रयोग के प्रभाव से जीवों की रचना और कार्य प्रभावित होते हैं। यानी कि जो लेमार्क जी थे उन्होंने ये कहा था कि जो हमारे जीव है उनका जो वातावरण के प्रभाव से, या जो उनके अंगों, जिस अंग का वो उपयोग करते हैं या अनुप्रयोग करते हैं, तो उन्हीं के प्रभाव से क्या होती है, जीवों की रचना होती है और उनके जो कार्य हैं वो प्रभावित होते हैं। जैसा कि मैंने आपको यहाँ पर जिराफ का एग्जांपल दिया था। फिलहाल में आप कैसे, यानी कि आधुनिक जिराफ की बात करूँ तो जो आधुनिक जिराफ कैसे हैं, इनकी गर्दन लंबी है, लेकिन जो इनके पूर्वज थे वो कैसे थे, छोटी गर्दन वाले थे। धीरे धीरे क्या हुआ कि इनको ऊंची शाखाओं की पत्तियां खाने के लिए अपनी गर्दन को उठाना पड़ता था। तो धीरे धीरे क्या हुआ कि ये चीजें इनमें होते गए, और बाद में यानी कि अब क्या हुआ कि जो जिराफ की गर्दन है वो लंबी हो गई। ठीक है, इसी को जो लेमार्क जी थे उन्होंने कहा कि वातावरण के प्रभाव से या अंगों के उपयोग से, जैसे उन्होंने गर्दन का उपयोग किया तो उनकी गर्दन लंबी हो गई, के प्रभाव से क्या होता है कि जीवों की रचना होती है और उनके जो कार्य हैं वो भी प्रभावित होते हैं। उसके बाद में क्या हुआ कि जिससे कुछ उपार्जित लक्षण धीरे धीरे वंशजों में जाते हैं। यानी कि क्या हुआ, पहले गर्दन छोटी थी, लेकिन गर्दन का उपयोग करने के बाद में जो आधुनिक जो जिराफ है उनकी गर्दन क्या हो गई, लंबी हो गई। इनकी जो कुछ उनके वंशजों में जो लक्षण है वो धीरे धीरे चले जाते हैं। कुछ पीढ़ियों के बाद जो स्पष्ट हो जाते हैं
इसके लिए उन्होंने जिराफ की गर्दन पर वातावरण का प्रभाव बताया था। ठीक है, इन्होंने कहा था कि जैसे मान लो हमारा यहाँ पर पूर्वज था, उसकी गर्दन छोटी थी, लेकिन यहाँ पर भी नहीं दिखाई दिया। इनकी धीरे धीरे उनकी गर्दन बढ़ी और उसके बाद में जो सबसे आधुनिक जो जिराफ है उसके बाद में ये पता चला कि हाँ, इनकी गर्दन जो है वो धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। यानी कि अगर छोटे मोटे चेंजेस हो रहे हैं तो हमको नहीं पता चल पाएगा इतना, लेकिन जब वो चेंजेस अगर हम लोग कंपेयर करेंगे पहले वाले चेंजेस से तो हमें पता चलेगा कि उसमें बहुत सारे चेंजेस हुए हैं। तो उन्हीं का जिन्होंने कहा कि इसको वातावरण का प्रभाव बताया, जैसे हम इस वाले इसमें देख चुके हैं। उसके बाद में क्या हुआ कि क्या जिराफ की गर्दन पुनः छोटी हो जाएगी यदि उन्हें ऊंचे वृक्षों की पत्तियां खाने को ना मिले। यानी कि अभी हमने इसमें क्या जाना कि जो जिराफ की गर्दन लंबी हुई थी वो किस लिए हुई थी कि उन्होंने जो है ऊंचे जो वृक्ष थे उनकी पत्तियां खाई थी इसलिए। लेकिन फिर ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि क्या ऐसा है कि जो जिराफ है उसकी गर्दन फिर से छोटी हो जाएगी अगर उनको पत्तियां खाने के लिए नहीं मिलेंगी ऊंचे वृक्षों की। ठीक है, तो उसके बाद में लेमार्क जी क्या कहते हैं कि लेमार्क के अनुसार आधुनिक जिराफ का विकास होने का कारण क्रमशः गर्दन का लंबा होना और उनकी टांगों का लंबा होना है, जिससे वह ऊंचे वृक्षों की पत्तियों को खा सकें। ठीक है, इसके पक्ष में कई वैज्ञानिकों ने प्रयोग के आधार पर समर्थन दिए। यानी कि सन 1910 में सुमनर नामक एक वैज्ञानिक थे, तो उन्होंने दावा किया था कि गर्म वातावरण में पाले गए चूहों में ठंड में पाले गए चूहों की अपेक्षा लंबी पूंछ और बड़े कण पल्लव होते हैं। यानी कि मैं बात करूं जो सुमनर वैज्ञानिक थे, सुमनर वैज्ञानिक ने क्या किया कि चूहे लिए, कुछ चूहे लिए, उनमें से क्या किया कि आधे चूहों को उन्होंने गर्म वातावरण में रखा और जो हमारे और आधों को उसने रखा ठंडे वातावरण में। फिर उन्होंने बहुत सालों तक ये ऑब्जर्व किया कि ऐसा क्या चेंजेस हैं जो उनके बीच में आ रहे हैं। तो उन्होंने देखा कि जो गर्म वातावरण में रह रहे थे तो उनकी क्या हुआ कि उनकी लंबी पूंछ हो गई और जो उनके कण थे यानी कि जो उनके कान थे वो कैसे हो गए, बड़े हो गए, जिससे क्या होता है कि वो अपनी सहायता से गर्मी के वातावरण में उससे हवा भी कर सकते थे। ठीक है, उसके बाद में एक और वैज्ञानिक आए जो कि कब आए थे, सन 1924 में, जिनका नाम था कैमरर। इन वैज्ञानिक ने कहा था कि छिपकलियों के शरीर में विभिन्न ताप, नमी एवं प्रकाश कारण बदले हुए लक्षण उनकी संतानों में प्रदर्शित होते हैं। जो कैमरर नामक वैज्ञानिक थे उन्होंने भी बताया कि जो छिपकलियों के शरीर में जो विभिन्न ताप, नमी एवं प्रकाश के कारण क्या है, बदले हुए लक्षण आपको देखने के लिए मिलते हैं और वो भी उनकी संतानों में फिर दिखाई देते हैं। तो लेमार्क के अनुसार सांपों का शरीर घास फूस में तेजी से दौड़ने और बिल में घुसने के लिए लंबा हुआ और उनकी टांगें लुप्त हो गई। ठीक है, ऐसी परिस्थिति में जीवों में पारस्परिक तथा वातावरणीय अनुकूलन की दृष्टि से अपने अपने जीवन के लिए संघर्ष होता रहता है और वे ही जीव जीवित रह पाते हैं जो सफल हो पाते हैं। इनकी अनुकूलन की दृष्टि से क्या होता है कि प्रत्येक जीव में संघर्ष होते रहते हैं और जो संघर्ष कर पाता है वही सफल होते हैं, यानी कि वही जीवित रहते हैं, और जो संघर्ष नहीं कर पाता वो मर जाते हैं। जैसे कि हम डायनासोर की बात करें, हमने पढ़ाई की डायनासोर पहले थे लेकिन अब नहीं है। अब क्यों नहीं है? क्योंकि क्या हुआ कि वातावरण चेंज हुआ, वातावरण बदला, तो जो हमारे डायनासोर थे वो उस वातावरण में अपने आप को नहीं ढाल पाए, नहीं चेंज हो पाए, तो क्या हुआ कि वो जीवन के संघर्ष में हार गए और इसीलिए उनकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई और उनका जो वंश था वो पूरा खत्म हो गया। लेकिन जो हमारे, जैसे कि हमने जिराफ के बारे में पढ़ा, हमने सांप के बारे में पढ़ा, तो ये भी हमारे पहले भी थे, लेकिन इन्होंने क्या किया कि इन्होंने अपने शरीर में अनुकूलन करने के हिसाब से कुछ चेंजेस किए और उसके बाद में क्या हुआ कि ये आज भी जीवित हैं और इनमें कुछ नए लक्षण आपको देखने के लिए मिलते हैं। ऐसे नेक्स्ट बात करते हैं कि उपयुक्त सभी कथन स्पष्ट करते हैं कि वातावरण के प्रभाव से अंगों की कम उपयोगिता ही उनके अंगों की विलुप्तीकरण का कारण है। यानी कि जो लेमार्क जी थे उन्होंने ये बताया था कि अगर कोई जीव है वो उन अंगों का उपयोग कम करेगा तो क्या होगा कि धीरे धीरे वातावरण के प्रभाव से जो उसके अंग है क्या हो जाएंगे, विलुप्त हो जाएंगे, यानी कि गायब हो जाएंगे। उसके बाद में एक और वैज्ञानिक आए जिनका क्या नाम था, बीजमैन, और ये जर्मन के वैज्ञानिक थे। इन्होंने इस जो लेमार्क जी का सिद्धांत था उसका खंडन किया, यानी कि इसका विरोध किया, और इन्होंने ये जो है अपने प्रयोग के आधार पर बताया कि इन्होंने क्या किया कि लगभग 22 पीढ़ियों तक नवजात चूहों की पूंछ काटी, फिर भी नई संतानों में पूंछ का समाप्त होना तो दूर लंबाई तक नहीं घटी। ठीक है, इन्होंने क्या किया कि जो 22 पीढ़ियों तक जो चूहे आते जा रहे थे, यानी कि नवजात जो चूहे थे उनकी पूंछ काट दी, लेकिन उसके बाद में क्या हुआ कि उसके बाद में जो उनकी नई संतानें हुई थी उनकी पूंछ में ना तो पूंछ कटी हुई आई और ना ही उस पूंछ की लंबाई कम हुई। तो इससे इन्होंने बताया कि ऐसा कुछ नहीं है कि अगर उस अंग का यूज नहीं हो रहा है या फिर हम ऐसा करेंगे तो अपने आप ही वो विलुप्त हो जाएंगे। अभी हमने क्या पढ़ा, हमने अभी लेमार्कवाद पढ़ा, यानी कि हमने जो लेमार्क जी थे उन्होंने क्या सिद्धांत दिया था उसके बारे में पढ़ा। उन्होंने बताया था कि वन की वातावरण के प्रभाव से और अंगों की कम उपयोगिता से क्या होता है कि जो अंग है उनका विलुप्तीकरण हो जाता है। जैसे कि उन्होंने जिराफ का एग्जाम्पल दिया, सांप का एग्जाम्पल दिया। जिराफ का एग्जाम्पल उन्होंने बोला कि जो जिराफ की गर्दन थी पहले छोटी होती थी, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि ऊंचे वृक्षों की पत्तियां खाने के लिए जो अपनी गर्दन को उठाते गए और धीरे धीरे क्या हुआ उनकी गर्दन जो है, यानी कि आगे जो उनके संतानें हुई उनकी गर्दन पहले से ही, यानी कि स्वतः ही उनकी गर्दन लंबी पाई गई। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट बात करते हैं जैसे सांप के बारे में इन्होंने बताया कि जो सांप था
उसको घास में चलने में और या बिल में घुसने में उसके पैरों की आवश्यकता नहीं थी, और उससे क्या हुआ कि जो उसके पैर थे वो धीरे धीरे क्या हो गए, विलुप्त हो गए, और इसीलिए उनकी जो लंबाई थी वो बढ़, ताकि वो बिल में आसानी से घुस पाएं और घास पर आसानी से चल पाएं। उसके बाद में कुछ वैज्ञानिक ऐसे भी थे जिन्होंने जो लैमार्कवाद था, यानी कि जो लैमार्क जी का सिद्धांत था, उसका समर्थन किया, जिसमें हमारे क्या थे, दो एक वैज्ञानिक थे। एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था सुमनर। इन्होंने क्या किया कि 1910 में एक एक्सपेरिमेंट किया। उस एक्सपेरिमेंट में क्या किया कि उन्होंने कुछ चूहों का यूज किया, यानी कि कुछ चूहों को उन्होंने गर्म वातावरण में रखा और कुछ चूहों को क्या किया, उन्होंने ठंडे वातावरण में रखा। और उसके बाद में उन्होंने देखा कि जो गर्म वातावरण में रहने वाले चूहे थे उनकी जो पूंछ थी वो लंबी हो गई और उनके जो कान थे वो बड़े हो गए, यानी कि इस सिद्धांत का उन्होंने समर्थन करते हुए इस चीज को दर्शाया। उसके बाद में एक और वैज्ञानिक आया जिनका नाम था कैमरर, और उन्होंने क्या किया कि 1924 में उन्होंने छिपकलियों के शरीर में विभिन्न ताप, नमी एवं प्रकाश के कारण बदले हुए लक्षण जो है उनकी संतानों में प्रदर्शित होते हुए बताए। ठीक है, यानी कि ये जो दो वैज्ञानिक थे जिनका नाम था, एक का नाम था सुमनर और दूसरे का था कैमरर, इन दोनों ने जो है लैमार्कवाद सिद्धांत का समर्थन किया। में एक और वैज्ञानिक आए जो कि जर्मन के थे जिनका नाम था बीजमान। जो बीजमान था उन्होंने क्या किया कि अपने एक्सपेरिमेंट से ये बताया कि ऐसा कुछ भी नहीं है, यानी कि जो लैमार्क जी ने सिद्धांत दिया था उसको अस्वीकार कर दिया। और उन्होंने ये चीज़ है किससे बताई, अपने एक प्रयोग से बताई। जो उन्होंने जो प्रयोग किया था वो किस पे किया था, उन्होंने भी जो प्रयोग किया था वो चूहों पर किया था, और ये 22 पीढ़ियों तक इन्होंने ये प्रयोग किया। उन्होंने क्या किया कि जो 22 पीढ़ियों के, यानी कि जो चूहे आ रहे, जो भी नवजात चूहे थे उनकी पूंछ ये काट देते थे, उनकी जो नई संतान थी उनमें देखते कि पूंछ आई है कि नहीं आई। लेकिन ऐसा करते करते इन 22 पीढ़ियों में उन्होंने चेक किया, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ना तो जो नवजात चूहे थे उनकी पूंछ कटी हुई मिली और ना ही उनकी जो लंबाई थी वो कम हुई। तो उन्होंने बताया कि ऐसा कुछ भी नहीं है कि वातावरण के प्रभाव से जो भी जीव हैं उनके जो अंग हैं वो विलुप्त हो जाएंगे। ठीक है, तो ध्यान रखना कि जो लैमार्क जी का सिद्धांत था उसका समर्थन किस किसने किया और उसको अस्वीकार किसने किया। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आज हमने जाना कि जैव विकास क्या होता है और लैमार्कवाद के सिद्धांत के बारे में जाना, यानी कि लैमार्क जी ने क्या सिद्धांत दिया है, उन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट किया था। नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे कि डार्विनवाद क्या है, यानी कि डार्विन जी ने क्या सिद्धांत दिया था, उनके सिद्धांत के बारे में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि और यूजफुल वीडियोस आपको फ्यूचर में मिलती रहें। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन का बटन जरूर दबा, तो आने वाली नई वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों।